अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नुमान सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं Q&As, क्वेश्चन एंड आंसर्स पर हम बात करेंगे। जो क्वेश्चंस क्लाइंट्स की तरफ से हमें पूछे जाते हैं डेली रूटीन में या कमेंट्स की सूरत में, हम उन पर भी बात करेंगे और उनके देंगे आंसर्स। मेजर क्वेश्चंस इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो नॉर्मली हर दूसरा शख्स, दूसरा क्लाइंट मुझसे पूछता है। तो बगैर टाइम ज़ाया करे हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है जी, क्या कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद कर दिए हैं? तो इसका आंसर है कि जी, कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़ाज़ नहीं बंद किए। अब यहाँ पर रीज़न एक छोटी सी है कि कनाडा में जो भी वीज़ा एप्लीकेशन गई है IRCC पोर्टल के थ्रू अप्लाई की है या GCK के थ्रू अप्लाई की है, तो बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ लगे भी हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट भी हुए हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी आंसर में से क्वेश्चन निकलता है कि क्या अगर वीज़ाज़ लगे हैं तो अभी जो रिजेक्शन आ रही है वो या रिफ्यूज़ल आ रहा है वो क्यों आ रहा है? रिफ्यूज़ल कुछ बेसिस पर आता है, तो उन बेसिस को हम आगे चल कर डिस्कस करते हैं कि किन बेसिस पर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या कनाडा 2024 में पाकिस्तानियों को वीज़ा ग्रांट करेगा? देखें, ये एक ऑप्शनल सी बात है कि कनाडा वीज़ा ऑफ़र करेगा या नहीं, या वीज़ा एक्सेप्ट होगा या नहीं पाकिस्तानियों के लिए। इस पर अगर मैं कोई भी डिसीजन दूँ या कोई भी इसमें अपनी कंक्लूजन मैं पेश करूँ तो वो एक हवा में बात होगी। इसकी कोई ऑथेंटिक अभी तक अपडेट्स हमें कहीं पर भी नहीं मिली किसी भी चैनल के थ्रू कि 2024 में वीज़ाज़ मिलेंगे या रिफ्यूज़ ही होते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कनाडा का वीज़ा किन बेसिस पर रिफ्यूज़ होता है? यहाँ पर वर्ड मैंने रिफ्यूज़ यूज़ किया है। रिफ्यूज़ और रिजेक्ट ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में क्या मेजर डिफरेंस है इसको भी हम समझते हैं, लेकिन इसका मैं पहले आंसर आपको दे दूं कि किन बेसिस पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। सबसे पहली तो रीज़न, कैनेडियन IRCC पोर्टल पर जो भी आपने एप्लीकेशन पुटअप की है उनमें लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नंबर 2, फैमिली टाइज इन योर होम कंट्री, जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर फैमिली टाइज। नंबर 3, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 4, आपका अपनी कंट्री के साथ लॉयल्टी। नंबर 5, आपके जो बिजनेस टाइज हैं, बिजनेस स्टेटमेंट है। नंबर 6, आपके आउटसाइड योर कंट्री कोई भी फैमिली टाइज हैं, उसके ऊपर भी रिफ्यूज़ल आ सकता है कि आपके अगर किसी और कंट्री में कोई टाइज नहीं हैं तो आपने झूठ लिख दिया है, या आपकी किसी और कंट्री में टाइज हैं और आपने वो छुपा लिए हैं, तो इन पर भी जो है वो रिफ्यूज़ल हो जाता है। नंबर 7 है कि आपकी कोई भी टाइज जो हैं वो कनाडा के अंदर मौजूद हों। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें या क्लाइंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि हमारा कज़न है, हमारे चाचू हैं, हमारे मामू हैं या हमारे कोई भी रिश्तेदार हैं, तो क्या उनसे इनविटेशन मंगवा लें और उस इनविटेशन की बेसिस पर हमारा वीज़ा लग जाएगा? तो मैं उनको मशवरा ये देता था कि आप इनविटेशन अगर मंगवाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन होना चाहिए, और अगर आप इन्विटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मंगवा सकते तो फिर आप इनविटेशन ना करवाएं। अब इनविटेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होता है वो एक अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि वो बहुत लेंथी टॉपिक है। इनविटेशन जो बेसिक सा इनविटेशन आ जाता है उस पर क्या लिखा होता है कि जी ये मेरा फलां रिश्तेदार है, ये मेरे पास आ रहा है, इसके जो भी अखराजात है मैं बेयर करूंगा, हमारा ये फैमिली फंक्शन है, इसलिए मैं इसको इन्वाइट कर रहा हूँ अपने फैमिली फंक्शन पर, लिहाजा इसको वीज़ा ग्रांट किया जाए। दैट नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। ये इनविटेशन बहुत मिनिमल सा इनविटेशन है। इसके ऊपर कुछ भी ऐसे प्रूफ्स नहीं लिखे कि आप कनाडा जाएंगे और कनाडा का जो वो इनविटेशन जिसने भेजा है वो आपको एक एक चीज़ में हेल्प आउट करेगा। अगर आपने इनविटेशन मंगवाना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इनविटेशन की बात आप छोड़ दें। अच्छा, अगर आपने इनविटेशन बेसिक सा मंगवा लिया है, जो IRCC है वो रिफ्यूज़ल की एक और कंडीशन यूज़ करता है कि आपके कनाडा के अंदर फैमिली टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लिहाजा हम आपको वीज़ा ग्रांट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शक है कि आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप कनाडा को टाइमली लीव नहीं करेंगे जब आपका वीज़ा
वीज़ा की मियाद ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजीज़ की बात पहले कर लूँ कि रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल में क्या डिफरेंस है। रिजेक्शन उस केस में आती है जब आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट की हो और वहाँ पर लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स हों, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने एप्लीकेशन नहीं सबमिट की, उसके अगेंस्ट जो डिसीजन आता है उसको रिजेक्शन लेटर कहते हैं। अब रिजेक्शन लेटर के बाद क्या अपील की जा सकती है? जी हाँ, अपील की जा सकती है। आप नई एप्लीकेशन के साथ जाएंगे और नए डॉक्यूमेंट्स के साथ कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। इसको अपील नहीं कहा जा सकता, इसको रीअप्लाई कहा जा सकता है। रिफ्यूज़ल क्या होता है? रिफ्यूज़ल होता है जब आपने कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट की, वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को गो थ्रू किया, मैनुअली या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, शिनूक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू, किसी भी कैटेगरी के थ्रू उसने आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको गो थ्रू किया और उसके ऊपर जो डिसीजन दिया वो अगर रिजेक्ट की गई है एप्लीकेशन तो दैट लेटर इज कॉल्ड रिफ्यूज़ल लेटर। ये है रिफ्यूज़ल लेटर और इसको कहते हैं रिफ्यूज़ल। रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा आखिर क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है? अब ये बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो सबसे पहले मेरे ख्याल से जब मैंने पहला रिफ्यूज़ल देखा तो मुझे मेरी वो एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए की, लेकिन कनाडा ने वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। क्लाइंट के लिए हम जब वीडियोस बनाते हैं या क्लाइंट को जब डील कर रहे होते हैं तो हम उनको प्रॉज एंड कॉन्स के साथ डील करते हैं कि देखें आप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये नहीं हो सकता। बहुत सारे मार्केट में ऐसे फेक एजेंट्स मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं, सर आपका वीज़ा लग जाएगा। अब इसी तरह बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी थी $185 में कनाडा आ जाओ, 179B की जो शेक है वो IRCC की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो चुकी है। आप किसी भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो बैंक स्टेटमेंट, नो आइल्स, नो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, नो लॉयल्टी रिक्वायरमेंट्स और नो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेजेस। आप सिर्फ अपनी IRCC पर जाएं, एप्लीकेशन लॉगिन करें, एप्लीकेशन को पुटअप करें और सबमिट कर दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब ये जो लोगों ने वीडियोस देखना शुरू की थी तो बहुत सारे लोगों ने एजेंट्स के थ्रू भी एप्लीकेशंस अप्लाई की। अब जो तो मार्केट में समझदार एजेंट्स थे जिनको पता था कि जो प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे थे, जिनको पता था कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना, उनको तो वीज़ाज लगे हैं। और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देख देख के एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दी और 25-25, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया लेकर एप्लीकेशन सबमिट करवाना शुरू कर दी। रिसेंटली मेरे साथ एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया तो मैंने जब अपनी फ़ीस उनसे डिमांड की कि जी हम ये चार्ज करेंगे आपसे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा जो पहला रिफ्यूज़ल था मैंने तो सिर्फ 5,000 रुपया देकर एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। वो मेरे जानने वाले थे, उनको एप्लीकेशन बनानी आती है, उन्होंने 5,000 में एप्लीकेशन बना दी। तो 5,000 में भाईजान आपकी एप्लीकेशन ऐसी ही बन सकती है। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि जो वीडियोस देख देख कर लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स थे कि इस तरह ये डॉक्यूमेंट अटैच करें, ऐसे ऐसे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। लोगों ने खुद भी की, एजेंट्स के थ्रू भी करवाई और मेजर उसमें क्या हुआ कि रिफ्यूज़ल्स आए। अब कनाडा को जब इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और किसी कंट्री से इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस नहीं गई, पाकिस्तान से 13,98,000 एप्लीकेशंस गई हैं सिर्फ और सिर्फ कनाडा को विजिट वीज़ाज के लिए। जिसके बिजनेस टाइज, फाइनेंशियल टाइज बिल्कुल नील हैं, उसने भी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की। देखिए, अब कनाडा एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, वो इस तरह उसको पता है कि पाकिस्तान की करंट सिनेरियोज क्या है। जिस मुल्क में रोटी के लिए, आटे के लिए लाइनें लगी पड़ी हैं, वो हमारे मुल्क में आ रहा है सैर के लिए, विजिट करने के लिए, टूरिज्म के लिए। पर्पस हम देते हैं टूरिज्म, और जब पर्पस को वो देखते हैं और उनको भी पता होता है कि जिस मुल्क में आटे की लाइनें लग रही हैं उस मुल्क के बासी, उस मुल्क के रेजिडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं टूरिज्म के लिए। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर था जिसकी वजह से कनाडा ने बाज़ एप्लीकेशंस बगैर देखे रिजेक्ट कर दी हैं।
बहुत बहुत हाई क्लास एप्लीकेशंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस थे वो भी रिजेक्ट कर दिए हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपने केसेस डिस्कस कर चुका हूं। और प्रोफेशनलिज्म की बात ये होती है, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि जी हमारा कोई वीजा रिफ्यूज हुआ ही नहीं, तो वो प्रोफेशनल नहीं है। देखिए, प्रोफेशनलिज्म की बात ये होती है कि वीजा रिफ्यूज होते हैं, वीजा एक्सेप्ट भी होते हैं, और इस चीज को ऑन करना चाहिए। मैं इस चीज को ऑन करता हूं। कई वीजाज हमारे रिजेक्ट हुए हैं, रिफ्यूज हुए हैं, कई वीजाज हमारे एक्सेप्ट हुए हैं। सक्सेस स्टोरीज बाज दफा इसलिए नहीं पेस्ट कर पाते या इसलिए हम नहीं अपलोड कर पाते कि कुछ प्राइवेट रीजंस होती हैं, और मेरे पास तो मोस्टली क्लाइंट्स ही ऐसे आए हैं जो बाकी अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताकर जा रहे थे, तो उनका वीज़ा लग गया था, तो उन्होंने माजरत कर ली कि सक्सेस स्टोरीज हम नहीं आपको दे सकते या आपके साथ वीडियोस नहीं बना सकते। सक्सेस स्टोरीज बनाने में क्या है, मैं 1000 रुपया दिहाड़ी दे के किसी मजदूर को भी कह दूं कि यार तूने ये बात करनी है, इस तरह सक्सेस स्टोरीज बन जाती हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को आप हायर करें, उन्हें कहें कि जी आपने सिर्फ मेरे लिए ये बात करनी है, सब कुछ हो जाता है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन ये बातें करना ज़रूरी थी। लेकिन इन बातों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर इन बातों को नहीं समझेंगे तो आप हर उस एजेंट के हाथे चढ़ सकते हैं जो सिर्फ $185 में आपको कनाडा में लैंड करवाता है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि कनाडा में एक्चुअल एक्सपेंस कितना आता है, वो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और ये वीडियो एक प्ले लिस्ट में एडिड है। आप इस प्ले लिस्ट में वो सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं, और ये सारी कनाडा रिफ्यूजल्स के ऊपर ही मैंने डिस्कशन की है। अगला क्वेश्चन है जी, क्या अभी रिकंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि रिकंसिडर नहीं करना चाहिए। आप छोड़ दें, अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया आप इसको छोड़ दें। आप 2024 को भूल जाएं कि आपने 2024 के अंदर अंदर रिकंसिडर या रीअप्लाई करना। एक वेव आई थी कि जहां पर $185 का सुनकर हर बंदे ने कनाडा की एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू कर दी। तो कैनेडियन ऑफिसर्स ने या IRCC ऑफिसर्स ने उन एप्लीकेशंस को मेजर पैमाने पर रिफ्यूज किया, एप्लीकेशंस को देखकर भी रिफ्यूज किया और बगैर देखे भी रिफ्यूज किया। इसको लोग समझते थे ये ऑटोमेटेड रिस्पांस है। देखिए, ये ऑटोमेटेड रिस्पांस नहीं है। कनाडा ने अपनी IRCC पोर्टल पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हम ऑटोमेटेड या AI पावर्ड रिस्पॉन्सेज नहीं देते। इसका तरीकाकार कि इनका जो शिनोक सॉफ्टवेयर है वो मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि आपका एप्लीकेशन जब आपकी जाती है वो सबसे पहले ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम में जाती है, GMS में। GMS क्या करता है कि आपके डाटा को समराइज कर देता है, कंपाइल नहीं करता, समराइज करता है। शिनोक सॉफ्टवेयर क्या करता है कि GMS से वो डाटा उठाता है, एक्सट्रैक्ट करता है और GMS को खाली कर देता है, एम्प्टी कर देता है। GMS से, ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम से जब शिनोक सॉफ्टवेयर डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसको कंपाइल करना शुरू कर देता है। वो तकरीबन 3 से 4 घंटे में कंपाइल कर देता है डाटा। कंपाइल करने के बाद एक अपनी तरफ से कंक्लूजन जो उसको कोडिंग के दौरान उसको डिसीजंस बताए गए हैं कि देखें, शिनोक सॉफ्टवेयर को बताए गए हैं कि ये क्राइटेरिया को अगर क्लाइंट की एप्लीकेशन मीट कर रही है तो आपने ये डिसीजन देना है, अगर नहीं मीट कर रही तो ये डिसीजन देना है। फिर वो एक डिसीजन, एक कंक्लूजन देता है, डिसीजन नहीं देता, कंक्लूजन देता है कि जी मेरे मुताबिक इसका ये डिसीजन बनता है या ये कंक्लूजन बनती है, ये रिपोर्ट है फाइनल, ये रिजल्ट्स हैं। वो एप्लीकेशन चले जाती है वीजा फाइलिंग ऑफिसर के पास। अब यहां पर वीजा फाइलिंग ऑफिसर 2 काम करता है। अगर तो वो अच्छे मूड में बैठा है, फ्री टाइम है, बीवी से नहीं लड़ के आया, बड़े सुकून से बैठा है, रिलैक्स होके बैठा है और उसका माइंड भी बिल्कुल अपने काम की तरफ है, तो आपकी एप्लीकेशन को ओपन करके पढ़ेगा कि शिनूक ने ये एप्लीकेशंस क्यों रिजेक्ट या रिफ्यूज की। अगर वो माइंड उसका सही नहीं है, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वो मतलब किसी से बात भी नहीं करना चाह रहा, वो उसने सिंपल कंक्लूजन देखनी है, उसको रिजेक्ट कर देना। उसी कंक्लूजन को डिसीजन बना के आपको रिफ्यूज़ल लेटर वापस अपलोड कर देना आपके पोर्टल पर जो आपने लॉगिन बनाया था। ये शिनूक का तरीकाकार है। डिटेल्ड तरीकाकार मैंने दोबारा बता दिया। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है लेकिन एंड तक आपने देखनी है ताकि आपको ये समझ आए कि मैंने कौन कौन सी डिटेल्ड डिस्कशन की है और क्या आपने करना है क्या नहीं करना।
तो लिहाजा इन शॉर्ट इस वीडियो की समरी ये है कि जो कनाडा के लिए वेव आई थी $185 में कनाडा पहुंचो, नो बैंक स्टेटमेंट, नो आइट्स, नो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, नो अदर रिक्वायरमेंट्स, नो 179B जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने रिसेंट वीडियोस में भी बताया है। देखें, जब मैं अपनी रिसेंट वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन वीडियो को एंड तक देखने के बाद, वीडियो को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड देखने के बाद आप नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। आपको समझ ही नहीं आई कि मैंने बात क्या की है, तो ये आपका नहीं राइट कि आप उस पर नेगेटिव कमेंट करें। लिहाजा वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर 15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको लास्ट तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने बातें क्या की हैं। मैं अपनी रिसेंट वीडियोस में ये बता चुका हूं कि आप $185 में कनाडा नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। कनाडा आपको वर्क परमिट पाकिस्तान में नहीं दे सकता तो आप नहीं ले सकते। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जाया करनी है, आपने अपने पैसे जाया करने हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। हमारा ये डिस्क्लेमर है कि काइंडली आप हमसे काम ना करवाएं। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही एप्लीकेशन बनवाएं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन किसी से सबमिट करवाते हैं या काम किसी से करवाते हैं, तो मेरी वीडियो को मद्देनजर रखते हुए उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तो कर सकते हैं, अपनी चीजों को वेरीफाई तो कर सकते हैं। आप उन एजेंट्स, उन कंसल्टेंट्स को वेरीफाई तो कर सकते हैं। अब एक और नई चीज मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में एक नया तबका लॉयर फोरम्स, जो वकील हैं, वकला हैं, छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। अब वो वीजा फाइलिंग का भी काम कर रहे हैं और अपने नाम के साथ इमिग्रेशन लॉयर मेंशन कर रहे हैं। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका काम है इस चीज को समझना। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, होपफुली कि आपको ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। और अगर कोई आपका रिश्तेदार, अजीजो कारिब कोई भी वीजा फाइल कर रहा है या करवा रहा है कनाडा के लिए, उसको ये वीडियो आपने लाजमी सेंड करनी है, ताकि उसका माइंड क्लियर हो कि उसने काम करना क्या है, उसने जाना कहाँ है, कितने पैसे लगाने हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, कंसल्टेंट या एजेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।